प्रीति पटना में काफी मशहूर थी। प्रीति को पटना में लगभग हर कोई जानता ही था। प्रीति की शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और प्रीति शादी करके शहर आ जाती है। शहर आने के बाद जैसे ही प्रीति अपने ससुराल में कदम रखती है कि तभी प्रीति की सास राधा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। राधा के पैर में काफी मोच आ गई थी, इसलिए पहले राधा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। राधा के पैर में प्लास्टर लग जाता है। कुछ देर बाद राधा घर आती है। प्रीति दरवाजे से ही खड़ी आवाज लगाते हुए कहती है, अरे का हुआ अम्मा जी, हमारा स्वागत तो कर दीजिए। पटना से आई है बहू आपकी। पटना से बहू कहाँ, पनौती आई है। ससुराल में कदम रखते ही सास के पैर तोड़ दिए। माँ आप ये क्या कह रही हैं? इसमें प्रीति की क्या गलती है? माँ ये बस एक हादसा था और हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब इसके लिए प्रीति पे इल्जाम मत लगाइए। लो एक और पनौती हो गई। मेरा बेटा जो अब मेरा ही था वो अब इसका भी हो गया। जा दीपक, खुद ही ले आ अपनी पत्नी को घर के अंदर। इतना तो पता ही है ना कि मैं तेरी बीवी का स्वागत करने नहीं जा सकती। मेरे पैरों की हालत दिख ही रही होगी तुझे, या नहीं दिख रही है तो बता दे। नहीं नहीं माँ, आप बस आराम करो। प्रीति सब कुछ तो हो ही गया है, अब तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ ही जाओ। लो भैया, ई कोनो बात थोड़ी होती है। अगर अम्मा जी का पैर टूटा नहीं होता ना तो हम बिना अपना स्वागत करवाए घर में कदम नहीं रखते, बता रहे हैं। एक कदम रखा तो था तूने, उसमें ही इतना कुछ हो गया। अब पता नहीं अगर दूसरा कदम रखेगी तो क्या ही होगा मेरे घर में। आजा बहू, वहीं से बातें मत बना अब तू। प्रीति के अपने ससुराल आते ही काफी कुछ हो गया था। पैर टूट गया था उसकी सास का, ऊपर छत भी टूट गई थी। लेकिन अब भी प्रीति का टशन कहाँ ही कम होता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। राधा का अब हल्का हल्का पैर ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद दीपक के ऑफिस में पार्टी होती है तो दीपक घर आकर अपनी माँ और प्रीति को बताता है पार्टी के बारे में। हमारे ऑफिस में ना बहुत बड़ी पार्टी है। शायद मुझे लगता है ना इस बार मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अरे मेरा बेटा तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है, उसमें एक अच्छा खासा पल है तो उसको हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे ना। दीपक आज मैं बहुत अच्छी साड़ी पहनूंगी। माँ आप तो मेरे साथ जरूर चलना। वैसे मेरा प्रमोशन तो पक्का है, क्योंकि ना मुझे पता चल चुका था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है और आज तो मेरे सर सबको बता देंगे। ई हुई ना बात। अरे हमारे आदमी है ही इतने अच्छे, ऊपर से इनकी पटना से आई मेहरारू भी तो इतनी अच्छी है। अम्मा जी आप हमको पनौती कहती है ना, देख लिया हमरे आने के बाद ही इनका प्रमोशन हो रहा है। अच्छा जी, ये भी ठीक है। मेरा बेटा बेचारा इतनी मेहनत करता है, घर आकर भी फ्री नहीं होता, तो उसकी मेहनत की तारीफ मत कर, बस खुद की तारीफ करती रह कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो का। अरे जब आप हमें पनौती बोलती हैं तब का आप 4 बार सोच कर बोलती हैं, नहीं ना? आपके तो मन में जो कुछ आता है मुंह फाड़ कर बोल देती है। तो अब कभी तारीफ भी कर दीजिए। अगर तू तारीफ के लायक होती ना तो बहू पहले मैं तेरी तारीफ कर चुकी होती, लेकिन तू है ही नहीं तारीफ के लायक। अम्मा जी आपको भी ससुर जी ऐसे ही बुलाते थे का? पनौती आ गई पनौती। बहू तू ज्यादा बोल रही है। अरे मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, जरा तमीज से बात कर। और मैं उनके लिए पनौती तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि मैं उनके लिए तो चमकता तारा थी। तभी आपने ससुर जी को तारा बना दिया। अब नहीं दिख रहा होगा ना दीपक तुझे कि तेरी पत्नी की कैसी जुबान चल रही है, कैसे वो इतना फालतू बोले जा रही है। अब तो तुझे बस मेरी ही गलती दिख रही होगी कि मैंने कैसे बोला और कैसे नहीं। अरे प्रमोशन हो रहा है दीपक जी का, उनको अपनी फालतू बात में मत उलझाइए। अरे बस भी करो आप दोनों। आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। पहले झगड़ा करते हो, लड़ते हो, उसके बाद जब बात बहुत आगे चली जाती है, बात संभलती नहीं है, तो मुझे बुला के खींच लेते हो। अरे यार बस करो आप लोग। जाओ तैयार हो जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में तैयार होने के लिए जाऊंगा। सब लोग तैयार होते हैं और दीपक के साथ पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी काफी अच्छी थी, सब काफी मजे भी करते हैं। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट होनी थी कि प्रमोशन हो रहा है तो वहाँ दीपक को नौकरी से निकालने की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये बात सुनकर सबकी शक्लें उतर जाती हैं। सब निराश होकर घर आ जाते हैं और घर आते ही दीपक काफी उदास हो जाता है। ये देखकर राधा कहती है, देख लिया इस पनौती को अपने साथ लेकर जाने का नतीजा। मैं तुझे पहले ही कह रही थी, ये पटना से आई बहू नहीं बल्कि पनौती है पनौती। आज तुझे प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन तेरी नौकरी ही चली गई। राधा काफी खरी खोटी सुनाती है। घर का माहौल पहले से ही इतना खराब था, इसलिए प्रीति कुछ नहीं कहती है।
कहीं ना कहीं अब दीपक के मन में भी ये बात आने लगी थी कि ये सब कुछ बस प्रीति की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब तक कोई भी अच्छी खबर नहीं आई थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति और राधा दोनों ही बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रहे होते हैं। तभी राधा नाले में गिर जाती है। अरे अम्मा जी, आप अपने घर में आखिरकार पहुंच ही गई। वैसे आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, अब हम जाए का? आपको तो अपने घर में ही रहना होगा ना। बहू तुझे हंसी आ रही है? मैं यहाँ नाले में गिर गई हूँ, मेरी मदद कर, मुझे इस नाले से निकाल, इतनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अम्मा जी, आप में से तो नाले से भी ज्यादा गंदी बदबू आती है। आपको तो फिर भी नाला खुशबूदार ही लग रहा होगा ना। बहू बहुत हो रहा है तेरा, मुझे निकाल यहाँ से। मेरे से तो एक गलती होगी कि मैं तेरे साथ आई हूँ यहाँ पर। मुझे पता ही था कि तू पनौती है, फिर भी पता नहीं क्या सोच के मैं तेरे साथ आई हूँ। अम्मा जी, अगर आपने फिर से एक बार हमें पनौती बोल दिया ना, फिर तो कुछ क्यों ना हो जाए, हम आपको बाहर नहीं निकालने वाले। पटना की हैं हम, ऐसे ही कोई हमको कुछ नहीं बोल सकता। अरे बहू तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। तू कहाँ पनौती है? वो तो मैं तेरी सास हूँ ना, इसलिए बस मैं रौब दिखाती रहती हूँ। बाकी तो बहुत अच्छी है, अब मेरी मदद कर दे बहू। प्रीति अपनी सास को नाले से निकालती है और फिर दोनों घर जाते हैं। अपनी माँ को इतना गंदा देखकर दीपक भी हैरान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये कहाँ आप नाले से होली खेल के आ रही हो? ये सब तेरी इस पटना से आई पनौती बहू की वजह से हो रहा है। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो भले, लेकिन मुझे अच्छे से पता है, जब से ये आई है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। देख रहे हैं ना आप दीपक जी, अम्मा जी का बकर बकर कर रही हैं। प्रीति, शायद तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लग जाए, लेकिन माँ सच कह रही है, तुम न पनौती हो। जब से तुम आई हो ना, हमारे घर में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। अपने पति के मुंह से ये सब सुनने के बाद प्रीति को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। प्रीति अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे प्रीति, ये सामान लेकर क्यों आई हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? देखिए, हम भले ही मुंहफट है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम ही नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी कोनो परेशानी हो। हमरे ही घर वालों को ये लगता है कि हम पनौती हैं, तो हम ही घर में रहकर और पनौती नहीं फैला सकते। ई खातिर हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं। प्रीति जाने को कह ही रही होती है कि तभी दीपक को एक बहुत बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ जाता है। साथ ही राधा भी बाहर आती है। माँ 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 माँ, मेरी जो ड्रीम जॉब थी ना, जिस कंपनी में मुझे काम करना था, उस कंपनी से जॉब का ऑफर आया है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। हाँ बहू, तू पनौती नहीं बल्कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। पटना की आई बहू फिर यहाँ भी अपना अनोखा अंदाज दिखाती है। चमेली का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसकी माँ उमा एक रोज अपने मिट्टी के घर में चूल्हे पर खाना बनाते हुए चमेली से कहती है, अब तेरी उम्र भी हो गई है शादी करने की। तेरे बाप को बोल रही हूँ कोई लड़का देखकर तेरी शादी कर दे, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। माँ, हर रोज की तरह आज भी आपका वही पुराना डायलॉग शुरू हो गया। ये तेरे को डायरिया लगता है? अरे मेरी बात से किसी को इस घर में फर्क ही नहीं पड़ता। माँ, मैंने डायरिया नहीं बोला है, मैंने कहा डायलॉग्स क्यों मार रहे हो। उमा काफी गरीब थी और उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता थी, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में तो नहीं कर सकती थी। एक रोज उमा और चमेली मंदिर जाते हैं और पूजा करने के बाद उमा और चमेली मंदिर से आ रहे थे। तभी सरला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और अचानक सरला लड़खड़ा जाती है और चमेली सरला को संभालते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। चमेली बेशक गरीब घर की थी, लेकिन सुंदर थी। अब चमेली के जाने के बाद सरला मंदिर के पंडित से कहती है, पंडित जी, ये लड़की कौन थी, आप जानते हैं क्या? जी, ये पास के मोहल्ले में रहती है। बड़ी ही सभ्य और गुणी लड़की है ये, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, ये बस बेचारी थोड़ी सी गरीब है। क्या हुआ पंडित जी, किस्मत से गरीब है तो किस्मत का खेल भी निराला ही है। अच्छे अच्छे पैसे वाले को गरीब बना देता है। जी आइए, हम पूजा करते हैं। सरला को पहली नजर में ही चमेली बहुत पसंद आ गई थी। अब सरला पूजा करके घर आ जाती है और बस चमेली के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो पंडित जी को फोन करती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त हो तो बताना। जी, कल का मुहूर्त काफी अच्छा है।
तो अच्छा है, फिर आप कल मुझे मंदिर पर ही मिलना, एक बहुत ही शुभ काम करवाना है। अब अगले ही दिन अकेले ही सरला मंदिर पहुंचती है और पंडित जी से मिलकर कहती है, पंडित जी चलिए उस लड़की के घर चलते हैं, मुझे उस लड़की के माता पिता से मिलना है। लेकिन क्यों, कोई बात हुई क्या? आप मुझे कहिए, मैं उन तक बात पहुंचा दूंगा। मुझे अपने बेटे के लिए उनकी लड़की का हाथ चाहिए, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। लेकिन क्या आप अपने इकलौते बेटे के लिए उस गरीब लड़की का हाथ मांगना चाहोगी? सरला और पंडित अब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां चमेली का घर था। अब पंडित जी चमेली की मां को देखकर कहते हैं, जी उमा बहन, ये सरला जी, हम अंदर चलकर बात करें क्या? जी आइए ना, इस गरीब के गरीब खाने में। जी मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि आपकी बेटी चमेली को अपने घर की बहू बना सकूं। जी उमा बहन, इनके पास धन दौलत किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस इनको आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। जी मैं अपने बेटे का रिश्ता करने आई हूँ, आप मुझे गलत नहीं समझे। मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो उसको ही नहीं बल्कि पूरे घर को संभाल सके। जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। उमा बहन, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सरला जी को सालों से जानता हूँ, इनके घर आना जाना है मेरा। जी पंडित जी, मैं आप पर ही विश्वास करके ये रिश्ता मंजूर करूंगी, लेकिन उससे पहले घर में बातचीत तो कर लूं। अब उमा अपनी बेटी और पति से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो चमेली की शादी सरला के बेटे के साथ करेगी। ये शादी जल्दी ही शुभ मुहूर्त पर कर दी जाती है। अब चमेली, जो कि एक गरीब घर की थी, वो इतनी बड़ी हवेली में आकर हैरान थी। अब चमेली की मुंह दिखाई होती है और सरला की पड़ोसन विमला सरला की बहू की मुंह दिखाई करने आती है। सरला, अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े ही गुपचुप तरीके से की है तूने। अरे अच्छा घर परिवार मिल गया तो मैंने भी ना नहीं किया, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। चल अच्छा किया, जो भी किया। वैसे मैं तो तेरी बहू की मुंह दिखाई करने ही आई थी। अरे आना विमला, देखकर बता मेरी चॉइस कैसी है। अरे वाह, सच में सरला बड़ी सुंदर बहू लाई है तू अपने बेटे के लिए। अरे सरला की पसंद है, इतनी सस्ती थोड़ी ही हो सकती है। हाँ, पसंद आपकी सस्ती नहीं है, लेकिन आपकी बहू तो सस्ती से भी सस्ती है। क्यों माँ, विमला आंटी को भी बताओ जरा इस बारे में। सरला की बेटी मोनिका घर में सबसे अलग थी। उसे गंदे लोग और गरीब लोगों से सख्त नफरत थी और अब ऐसे में मोनिका को उसकी भाभी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे ये कुछ भी बोलती है, तो इसकी बातों पर कहाँ ही ध्यान दे रही है विमला। वैसे मेरी बातों में दम है। क्यों विमला आंटी, आपको भी जानना है तो बताऊं? अरे बताना मोनिका, क्या बात छुपाई बैठी है? अरे आपको नहीं पता, मेरी भाभी तो इतनी सस्ती है कि उनका घर भी मिट्टी का है। मिट्टी का घर कैसे? कहीं किसी चौल वाली को तो तू अपने घर की बहू बनाकर नहीं ले आई सरला? हाँ, मेरी बहू है गरीब घर की और मैं इसे अपनी मर्जी से घर की बहू बनाकर लाई हूँ। सरला, तुझे किस चीज की कमी थी? तेरे पास पैसा है, हवेली है, गाड़ी, नौकर चाकर सब है, तो तूने इस गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाया? विमला, मुझे पता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन दौलत की और न ही किसी चीज की, लेकिन मेरे घर को एक ऐसी ही बहू की जरूरत थी जो ना सिर्फ मेरे बेटे को संभाले बल्कि मेरे पूरे घर को संभाले। ये तो तूने बड़ी ही अच्छी बात कही है सरला, तेरी इस सोच से मैं सहमत हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जैसे ये आपके घर को जन्नत बना देगी। हाँ, पहले इतनी गरीब है कि आज तक कुछ देखा ही नहीं होगा, सूखा खाने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। बहू तू अंदर जाकर आराम कर ले, थोड़ी देर में साथ बैठकर डिनर करेंगे। चमेली भी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो अपनी ननद मोनिका के किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब देर शाम सरला का बेटा, मोनिका और चमेली भी खाने के टेबल पर बैठते हैं। माँ, अगर ये गंदी लड़की यहाँ बैठकर खाना खाएगी तो मुझे यहाँ खाना नहीं खाना है। यहाँ से उठकर गई तो तेरे कमरे तक खाना भी नहीं जाएगा, ये याद रखियो। आपको जो करना है वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ, ये यहाँ नहीं खाएगी। बहू तू सामने वाली कुर्सी पर बैठ और कांता तू खाना लगा। ठीक है माँ, अब आप ही खाओ ये सारा खाना।
आप यहाँ बैठिए, मैं सबको खाना खिलाकर ही खा लूंगी। बहू तू भी हम सबके साथ बैठकर खाना खाएगी? माँ जी, मैं सबको खिलाकर ही खाऊंगी, आप खाइए ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मोनिका भी वहाँ बैठकर खाना खाती है और सबके खाने के बाद सरला के प्लेट में खाना रह जाता है। ये देखकर सरला अपनी नौकरानी कांता से कहती है, कांता, ये सारी प्लेट ले जा, और ये मेरा भी मन नहीं हुआ ज्यादा खाने का, बाकी तो अब चमेली को खाना खिला दे। माँ जी, ये खाना तो खत्म हो गया। ये मोनिका मैडम ने ऑर्डर किया था। क्या खाना खत्म हो गया? मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा तो बहू के लिए कुछ बना दे। कांता, बाकी की प्लेट तुम उठा लो, मैं माँ जी की प्लेट उठा लेती हूँ। माँ जी का बचा हुआ मैं खा लूंगी। अरे बहू, पर तुम मेरा छोड़ा हुआ खाना क्यों खाएगी? हाँ माँ जी, मैं खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बोलने के बाद सरला का झूठा खाना चमेली खाने लगती है। ये देखकर सरला मन में खुद से कहती है, क्या लड़की खोजी है, एकदम हीरा है हीरा। आज तक मेरी बेटी तो क्या, मेरी नौकरानी ने भी मेरा झूठा खाना नहीं खाया। माँ आप जाकर सो जाओ, मैं बर्तन करके आऊंगी। दीदी, मैं करेगी ना, तभी तो घर जाएगी। आप तो इस घर की रानी हो। तो क्या हुआ, मैं अपने घर में भी तो काम करती थी, और अब ये भी तो मेरा ही घर है। अच्छा दीदी, वैसे माँ जी बहुत अच्छी है, बस एक वो जो दीदी है वो बहुत बोलती है। हाँ ये तो है, लेकिन ये खाना तो बहुत अच्छा था। हाँ, कभी तुमने ऐसा खाना तो देखा भी नहीं होगा, क्यों? और अगर तू इस घर में पैदा नहीं होती तो शायद तू भी नहीं देखती। सूखी दाल रोटी खाने वाली चमेली अपने अमीर ससुराल में अपनी ननद के तानों के साथ खाना खाती है, लेकिन उसे उस खाने की भी कद्र थी। कुंती के बेटे की शादी को 2 महीने ही बीते थे, लेकिन इन बीते दिनों में कुंती ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू कोई भी काम करती तो उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर देती, और हर रोज की तरह आज भी बर्तन धोने के बाद ही आरती अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। अब हॉल में बैठी कुंती ये सब देख रही थी, तभी वो खुद से कहती है, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, जब बहू कोई काम करती है तो अपने कमरे में जरूर जाती है और अंदर से कमरा भी बंद कर लेती है। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? अब करीब 15 मिनट बाद ही आरती अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में काम करने लग जाती है। अब अपनी बहू के किचन में जाने के बाद ही कुंती अपनी बहू के कमरे में आती है और वो देखती है कि उसकी बहू का कमरा बहुत ज्यादा गर्म है। अब कुंती खुद से कहती है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बहू का कमरा इतना गर्म क्यों है? अच्छा, वो हॉट बीट क्या बोलते हैं, उसी वजह से हुआ होगा। अब कुंती कुछ समय बाद अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और विमला भी कुंती को देखकर कहती है, आजा कुंती, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद नजर आई है। ये गर्मियों के किस दिन मेरी जान ले लेगी। विमला, तू भी वही है क्या जो मेरी बहू है? इतनी गर्मी तुझे भी लगती है क्या? क्या हुआ? मैं वो क्या कहना चाहती है तू, कि मैं वो हूँ और तेरी बहू क्या है? अरे वही जो इंग्लिश में नहीं बोलते, हार्ट बीट, सुंदर लड़कियों को। अरे वो तो बस बोलने की बात है, तुम हॉट हो। वैसे विमला, तेरी बहू ने तुझे ये बताया क्या कि वो ये सब है? नहीं नहीं, तुझे पता नहीं, मेरी बहू का कमरा गर्म रहता है, तू जाएगी तो जल जाएगी। अरे गर्मी ही इतनी है कि कोई भी जल जाए, कुछ भी बोलती है तू कुंती। अरे मैं सच कह रही हूँ विमला, मेरी बहू के कमरे में आग बरसती है, ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कभी ठंडक आई ही नहीं, और तू मेरे कमरे में आकर देख, एकदम ठंडा है। ये सुनने के बाद ही विमला कुंती से कहती है, अरे ऐसे कैसे गर्म रहता है, क्या करती है वो ऐसा? विमला, वो कोई भी काम करने के बाद अपने कमरे में जाती है और कमरा बंद कर लेती है, और उसके बाद ही उसका कमरा बहुत गर्म हो जाता है। अब विमला कुंती के साथ उसके घर पर आती है, तभी वो देखती है कि कुंती की बहू अपने कमरे में है और कमरा बंद है। अब दोनों पीछे के रास्ते कमरे की खिड़की पर पहुंचते हैं। तभी विमला देखती है कि कुंती की बहू आरती हीटर के पास बैठी थी। ये देखकर विमला कुंती से कहती है, वाह कुंती वाह, क्या बहू लाई है तू। जा जाकर खुद ही देख ले कि हॉट बीट कैसे हुई है तेरी बहू। विमला, ना, ये सब मैं नहीं देख सकती, उसकी सास हूँ, तो ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुंती, तेरी बहू सुहाग रात नहीं मना रही, बल्कि हीटर के सामने बैठी हुई अपना खून सुखा रही है इस भरी गर्मी में। ये तू कैसी बातें कर रही है? इस गर्मी में एसी के बजाय वो हीटर के पास बैठी है। कहीं किसी पागल को तो मैंने अपने घर की बहू नहीं बना लिया? हाँ, खुद के आंखों से देख ले, मुझे भी तेरी बहू पागल ही लगती है। अब कुंती और विमला घर के अंदर आती हैं और कुंती
अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू बहू कहाँ है तू और अंदर क्या कर रही है? बाहर निकल। राम राम राम, ये क्या है कुंती की बहू? ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। वो माँ जी, मैंने हीटर चला रखा है, उसी की ये गर्म हवा है। हाँ हाँ बहू, हमें भी पता चल गया कि तूने हीटर चला रखा है, लेकिन किस खुशी में? वो माँ जी, मुझे पानी का कोई भी काम करने पर ना बहुत तेज सर्दी महसूस होती है, इसलिए मैं हीटर चला लेती हूँ। अब ये सुनने के बाद विमला जोर जोर से हंसते हुए कुंती को कहती है, गर्मी में इसका ये हाल है, लगता है सर्दियों में तो ये हीटर के सामने से हटती ही नहीं होगी। माँ जी, मुझे ना जाने क्यों पानी का काम करने के बाद सर्दी लगती ही है, और नहाने के बाद तो और भी ज्यादा। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है? इसका कोई इलाज तो बता दो। देख कुंती, इसका तो कोई इलाज नहीं है। या तो तू इससे पानी वाले काम करवा, या फिर तू इसे ऐसे ही रहने दे जैसी ये है। अब ऐसा ही कुछ समय तक चलता है। कुंती की बहू आरती नहाकर आने के बाद कपड़े बर्तन धोने के बाद ही हीटर के पास बैठ जाया करती थी। अब एक रोज कुंती अपनी बहू को लेकर अपनी बहन दामिनी के घर जाती है। दामिनी भी कुंती को देखकर खुश होती है, लेकिन दामिनी जब ठंडा नाश्ता लाती है तो आरती से कहती है, अरे बहू, तुम भी कुछ खाओ, ठंडा ले लो, बहुत गर्मी है। नहीं मासी जी, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। अरे दीदी, वो ठंडा नहीं पीती, मत दे उसे ठंडा। अरे पहली बार तो घर आई है और इतना शर्मा रही है। ये ठंडा पीने के बाद ही आरती कांपने लगती है और आरती को कांपते देखकर दामिनी कुंती से कहती है, क्या हुआ, इसे जरा देख तो। हे भगवान, कहीं इस पर भूत प्रेत तो नहीं आ गया। अरे दीदी, मना किया था ना, इसे ठंडा मत पिलाओ। देखा क्या हो गया? हीटर है तेरे घर में तो जल्दी से निकाल। अरे हीटर क्या करेगी, डॉक्टर के पास ले जा इसे। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? इसे हीटर की जरूरत है, अभी ये ठीक हो जाएगी। अब जल्दी से दामिनी भी कुंती के कहने पर हीटर लाती है और आरती के सामने हीटर रखते ही आरती ठीक हो जाती है। उसके शरीर की कंपन ठीक हो जाती है। ये देखकर दामिनी अपनी बहन कुंती से कहती है, ये कैसी बीमारी है, हीटर के सामने रखते ही तेरी बहू ठीक हो गई। वही तो, इसे हीटर की बीमारी है। गर्मी हो या सर्दी, बिना हीटर ये जिंदा नहीं रह पाएगी। अब कुंती अपनी बहू को लेकर घर आती है और घर आते ही अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। ये क्या है? ठंडा पानी पी लिया तो तुझे दिक्कत, पानी में काम कर लिया तो तुझे दिक्कत। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? वो तो मौसी जी ने जबरदस्ती ठंडा पिला दिया, वरना तो मैं पी ही नहीं रही थी। एक तो वो भी अभी तक नहीं सुधरी, क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की उसे भी। अब कुंती अपनी बहू की इस आदत से परेशान होकर आरती को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, क्या बोलूं, इसे हीटर की बीमारी लग गई है, वो भी इस भरी गर्मी में। जी, ये कौन सी बीमारी है? मेरी बहू जब भी ठंडा पानी पी ले तो कपकपाने लगती है, और तो और इसे कोई भी पानी का काम करवा लो तो इसके बाद इसकी मौत आने लगती है ठंड से, तो ये हीटर चलाकर बैठ जाती है। ये तो इन्होंने आदत बनाई है, लेकिन इससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी आशा के साथ तो हम यहाँ तक आए हैं, अब आप ही मदद कर सकते हो हमारी। अब डॉक्टर भी आरती के कई सारे टेस्ट करता है और तब जाकर पता चलता है कि गर्मी में हीटर के पास बैठने से आरती का खून सूख रहा है, शरीर में पानी की भी काफी मात्रा की कमी हो गई है, जिस वजह से डॉक्टर कुंती से कहता है, जी देखिए, इनका काफी समय तक इलाज चलेगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर इन्हें सर्दी महसूस होती है तो थोड़ी देर धूप में चली जाएं। इससे सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? जी, आप अपनी बहू को सही समय पर यहाँ ले आए, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर आरती को ढेर सारी दवा देता है, जिसे देखकर आरती अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, मुझसे ये दवाई नहीं खाई जाती, बेशक मैं कांपते हुए पूरे दिन रह जाऊं। बहू, ये दवा तो तुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, तेरी हालत बता रही है। माँ जी, मुझे ये गोलियां देखकर उल्टी आने लगती है। बहू, थोड़े से समय की तो बात है, अगर तू ये दवा नहीं खाएगी तो तेरी बीमारियां और बढ़ जाएंगी। और अब आरती पानी में घंटों रहने के बाद भी कांपती नहीं थी और उसकी तबीयत भी पहले से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे तो कुंती अपनी बहू को ठीक कर देती है और उसके बाद वो हीटर में रहना छोड़ देती है। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो बिन मौसम बरसात की तरह है और हर काम मौसम से जरा हटके करता है? अगर है तो उसका यहाँ नाम मेंशन करें और उसकी उस खूबी के बारे में बताना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।